जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? अच्छा, मेरा नाम आसिफ अशरफ है और आप के साथ मैं इंशाल्लाह एसबीआर की आपको प्रोवाइड करूंगा टीचिंग। और आई एम एन एसी से क्वालिफाइड एंड टीचिंग फील्ड में तकरीबन मुझे 15-16 साल का एक्सपीरियंस हो गया हुआ है। तो होपफुली हमारा टाइम अच्छा गुजरेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए हमने क्लासेस शुरू की हैं। यू नो देयर इज अ ट्रेंड गोइंग ऑन के आवाज आ रही है बेटा हमजा? आपको सबको आवाज आ रही है? एवरीथिंग इज फाइन? ओके, दैट्स गुड। अच्छा, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि रीजन क्या है लाइव क्लासेस का। अ, एक गैप है कि तुम्हें पता है कि ऑनलाइन पे मैक्सिमम जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं वो रिकॉर्डेड वर्जन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो रिकॉर्डेड वर्जन्स में जो चीज लैक कर रही होती है, कुछ लोगों को रिकॉर्डेड वर्जन जारी बात है सूट करता है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स उनसे हैं वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है जी, उनके लिए लाइव क्लासेस को डेली बेसिस पे लेना पॉसिबल नहीं होता, तो वो वीकेंड्स के ऊपर लेक्चर इकट्ठे करके देख सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को इशू होता है। मेरा अपना पर्सनल ये फीलिंग है कि एक गैप एग्जिस्ट करता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, और वो है इंटरेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो टू कीप द स्टूडेंट्स इंटरेक्शन अलाइव, लाइव सेशंस के साथ एसबीआर जितना बड़ा सब्जेक्ट होना बड़ा जरूरी है। because you know कि this is the subject which will matter a lot in your professional career। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात बताता हूँ, एक बात हमेशा याद रखो, तमाम सब्जेक्ट्स हमारे एसीसीए के अपनी जगह पर उनकी वैल्यू होगी, लेकिन आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ एसीसीए जो दो सब्जेक्ट मैटर करेंगे, एक वो एसबीआर है, दूसरा ऑडिट है, बस, ठीक है। बिकॉज मेजोरिटी, तुम्हें भी मालूम है कि आप लोगों ने जब अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सॉरी प्रोफेशनल जॉब्स का या इंटर्नशिप का या जहां से भी आपने कहीं से स्टार्ट लेना है, आप अगर कर भी रहे होगे, तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट से ही मेनली पाला पड़ता है, ठीक है। एंड अकाउंटिंग और ऑडिट, इन दोनों में आपको मालूम है कि मेजर आपके पास अकाउंटिंग के प्रोफेशन में डेफिनेटली आपको ज्यादा ग्रिप होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपके पास लॉ की ग्रिप हो, आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ग्रिप हो। देखो, वो तमाम सब्जेक्ट्स अपनी जगह पर मौजूद हैं, बट एक चीज होती है कि यार इमीडिएटली तुमने जो प्रोफेशन ज्वाइन करना है या तुम कर रहे हो, उसमें इमीडिएटली तुम्हें जिन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी योर अकाउंटिंग आईएफआरएस एंड योर ऑडिटिंग। ओके, सो इन दोनों चीजों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये पेपर मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ कि ये पेपर सिर्फ 50% मार्क्स लेने के लिए नहीं है। अगर तुम इस पेपर में बैठ रहे हो कि यार तुमने सिर्फ 50 नंबर लेने और दैट्स इट और पेपर खत्म हो जाएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, भूल जाएंगे, बस फिर आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक करोगे। बिकॉज ये पेपर आपका सारी जिंदगी चलेगा। बल्कि कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं 15-15 साल पहले पढ़ाया था, वो आज तक मुझे याद करते हैं कि सर आपके जो पढ़ लिखे हुए नोट्स हैं, जो आपके बनाए हुए नोट्स थे, हमारे पास अभी भी मौजूद हैं, वो रजिस्टर वगैरह हमने संभाल के रखे हुए हैं, और वेन एवर वी नीड देम हम उनको खोलते हैं और हमारे पास एक रिफ्रेशर आ जाता है कि यार ऑल दो बहुत सारी चीजें चेंज हुई भी हैं, लेकिन बहुत सारे अकाउंटिंग आईएफआरएस अभी चेंज नहीं भी हुए, कुछ वैसे ही हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना कि इस पेपर को लर्न करना है, ठीक है ना। इस पेपर को पास भी करना है और पास के साथ साथ इस पेपर को लर्न भी करना है, दोनों चीजें सामने रखनी है, ठीक है। इस माइंडसेट के साथ चलना है। अच्छा, अभी सबसे पहले तो मैं जिस चीज का जिक्र करूंगा ना बच्चों, वो जिक्र है पेपर पैटर्न का, ठीक है। पेपर पैटर्न का। अच्छा, जस्ट सेकंड। मेरा यार पर्सनल फेवरेट कलर जो होता है ना, जिससे मैं ज्यादातर लेता हूँ, वो पर्पल होता है, तो मैं भी आज पर्पल से ही करूंगा, ठीक है ना। तुम लोगों को अच्छा लगे, अच्छा तो लगना चाहिए वैसे। क्या ख्याल है, पर्पल अच्छा कलर है? हाँ, अच्छा कलर है ना। पता नहीं, अब ये मुझे नहीं पता कि पर्पल कलर जो है वो मैस्कुलिन कलर है कि फेमिनिन कलर है, इतनी मुझे डीप में नहीं पता। बट आई होप ये कलर दोनों को ही पसंद होता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये दोनों को ही पसंद होता है। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं ना जो दोनों को ही बड़े पसंद होते हैं। जिस तरह ब्लूइश कलर है ना, वो ज्यादातर टच किसकी तरफ जा रहा होता है कि यार ये जरा मैनली फेवरेटिज्म की तरफ आ जाता है। ब्लैक जिस तरह होता है, ब्लैक दोनों को पसंद होता है, फीमेल मेल दोनों को। इसी तरह मेरे ख्याल में पर्पल भी दोनों तरफ जाना चाहिए, आई होप सो। बहरहाल, अभी हम सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न की। सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, लेट्स सी।
यस, अब हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की, ठीक है ना। पेपर पैटर्न, अच्छा, दिस इज द लास्ट पेपर जो कि करंट आपकी स्कीम के तहत होगा, ठीक है। जून 2023 वुड बी द लास्ट पेपर। इसका मतलब है कि कोई चेंज आ रहा है, और वो चेंज क्या है उसके ऊपर भी बात होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए देखते रहिए दूरदर्शन टीवी, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि नई नई अपडेट्स क्या आ रही हैं। मैं जियो न्यूज नहीं कह सकता यार, क्योंकि मुझे जियो न्यूज पर्सनली पसंद नहीं है इतना, ठीक है ना। तो इसलिए दूरदर्शन की तरफ बात कर लेते हैं। अच्छा, अब ये लास्ट पेपर अटेम्प्ट है। पेपर अटेम्प्ट सुन लो क्या है। देखो, तुम्हारे दो सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वो मेनली बेस करेगा कंसोलिडेशन प्लस आईएफआरएस दोनों पे, ठीक है। इन दोनों पे बेस करेगा ये। और इसमें एक और चीज माइंड में रख लो कि ये क्वेश्चन होगा 30 मार्क्स का। ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और इसमें आप अपनी कैलकुलेशन जो है ना उनको भी आप, मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको मेनली कैलकुलेशंस मिल सकती हैं। कैलकुलेशन रेंज करेंगी समवेयर फ्रॉम 5 to 15 मार्क्स, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपको क्या कैलकुलेशन आ सकती हैं? डेफिनेटली कैलकुलेशन रिलेट कर सकती हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से, पर ये सारी की सारी होंगी कंसोलिडेटेड ही। अच्छा, पूरी पूरी एक बात याद रखना कि F7 की तरह ना, FR पेपर की तरह यहाँ पे वो काम नहीं करना पड़ता आपको कि पूरी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। इतना टाइम नहीं है एग्जामिनर का चेक करने का आपको। तो वो चंक्स पूछेगा कोई। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ, आपको मालूम है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो तीन एक्टिविटीज में बनाते हैं हम, ऑपरेटिंग है, फिर इन्वेस्टिंग है, फिर फाइनेंसिंग है। तो वो आपसे पूछ लेगा कि यार चलो 12 नंबर की कैलकुलेशन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाओ। अच्छा, एसओएफपी में वो पूरी एसओएफपी नहीं देगा, वो कहेगा जी गुडविल बताओ निकालो, एनसीआई निकालो, रिटेन्ड अर्निंग निकालो। इस तरह से ना चंक्स पूछेगा वो, ठीक है। तो आपको उनके कैलकुलेशन आनी चाहिए सबकी, ठीक है। अच्छा, और 5 से 15 नंबर आपके जो हैं वो कैलकुलेटिव होंगे, बाकी आपकी जो है वो थ्योरेटिकल डिस्कशन है इसमें। अच्छा, पिछले ना कुछ मैं अटेम्प्ट से एक फोकस नोट कर रहा हूँ एग्जामिनर का, कि वो ना 30 मार्क्स में से जो क्वेश्चन है ना, इसमें ज्यादातर पोर्शन वो कंसोलिडेशन रिलेटेड जो अकाउंटिंग आईएफआरएस है ना उन्हीं में से पूछ रहा है, ठीक है। अब कंसोलिडेशन रिलेटेड आईएफआरएस कौन कौन से हैं, ये मैं अभी जब सिलेबस के ऊपर आऊंगा तो आपको मैं पता चलेगा वहां पे कि वहां से वो चेक कर रहे हैं। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये कंसोलिडेशन रिलेटेड आईएफआरएस कंप्लीटली जितने भी हैं ना 7-8, ये उन पर बेस करेगा। तो एक एक चीज जो सी है ना वो आपको इसके ऊपर आनी चाहिए। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये बेस करेगा आईएफआरएस प्लस एथिक्स दोनों पे। अच्छा, अब एक बात याद रखो, आईएफआरएस 11 से 12 मार्क्स का होगा, और एथिक्स वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका 8 से 9 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन कितने का है? टोटल क्वेश्चन ये तकरीबन 20 मार्क्स का आपके पास है, ठीक है। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास दो चीजें हो गई, आईएफआरएस प्लस एथिक्स। और अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, या आप ये कह सकते हैं कि ये एग्जामिनर की जो फीडबैक है उसके मुताबिक ये वो क्वेश्चन है जिसका बड़ा अच्छा फीडबैक आता है, जिसका बड़ी अच्छी स्टूडेंट जो है ना वो अच्छा इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये हो गए टोटल आपके पास सेक्शन ए के 50 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारा एम क्या होना चाहिए? अगर तुमने पेपर पास करना है, अगर पास करना है, तो याद रखो तुम्हें मिनिमम इस सेक्शन में से 30 प्लस लेने हैं। मेरा तो ख्याल है कि 34-35 तक, लेकिन मिनिमम अपने जहन में टारगेट रखो 30 प्लस। इससे कम लेने हैं तो दोबारा आ जाना, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, एक दफा फिर पैसे जाया कर देना, फीस जमा करवा देना। गोरों को तो वैसे भी हम पैसे देने में शेर हैं। वैसे भी आपको पता है कि पाउंड का रेट कितना बढ़ गया हुआ है, और हमारी एसबीआर की फीस मल्टीप्लाइड है पाउंड करो, अच्छा भला आपका एक कॉस्ट बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए सेक्शन ए को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, फुली अपने फुल रिसोर्सेज के साथ, अपने बेस्ट के साथ आपने हिट करना है, ठीक है ना। सेक्शन बी, हाँ, अब मैं ये बताऊंगा कि समटाइम्स जो सी है ना, वो सेक्शन जो ए है ना वो आपकी बैड लक भी बन सकता है। वो कैसे बन सकता है?
लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। सेक्शन बी पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, 25 मार्क्स क्वेश्चन है। यार ये वो क्वेश्चन है जो मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, ठीक है ना, मल्टीपल IFRS पे बेस करता है। पूरे का पूरा क्वेश्चन मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक सबसे मुश्किल क्वेश्चन SBR का यही है। इसमें 3 से 4 पार्ट्स होंगे, ठीक है ना। एक पार्ट 7-8 नंबर का, 6 नंबर का, अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट वो वेरी करता रहेगा। लेकिन इन माय पर्सनल ओपिनियन ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि इसमें एक तो ये बड़े मुश्किल IFRS पूछता है, बड़ी उनकी एप्लीकेशन बड़ी डिफिकल्ट होती है। फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार इसमें आपकी रीडिंग टाइम जो है ना, वो आपकी क्लॉक को घुमा रहा होता है। मींस ड्यूरिंग एग्जाम आप जब इसको रीड कर रहे होते हो तो आपका टाइम भी ले रहा होता है। यहाँ पर आके फिर टाइम मैनेजमेंट और फिर पेपर की सेटिंग और फिर इशू यहाँ पे आना अराइज होना शुरू हो जाता है। मतलब ये वो क्वेश्चन नंबर 3 वहां यहाँ पर आके आप समझ लें कि आप थोड़े से ना शॉर्ट से अपने बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो बेस करता है करंट इश्यूज पे। मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस भी करूंगा कि करंट इश्यूज। अच्छा, अब करंट इश्यूज जो है टॉपिक है ना, ये 25 नंबर का टॉपिक है। अच्छा, 25 नंबर का टॉपिक है। इस तो करंट इशू को स्टूडेंट नॉर्मली शुरू में तो समझते हैं कि डिफिकल्ट होगा, लेकिन अल्टीमेटली इस बात को वो समझ जाते हैं करंट इशू पूरी किताब में से कोई स्पेसिफिक चैप्टर का नाम नहीं है, वो कहीं से भी बना सकता है। मैं आपको बताऊंगा अभी करंट इश्यूज में क्या क्या कुछ आ सकता है। तो लिहाजा एक बात ध्यान में रखिएगा, करंट इशू में अच्छा परफॉर्म करने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का होना जरूरी है। एक, नॉलेज हो, पढ़ा हुआ हो सारा। नंबर 2, आपको वहां पर ना एक्सप्रेस करना आता हो। भाई देखो, छोटी सी बात है, तुमसे अगर मैं ये पूछूं कि एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या है, और 7 नंबर का तुम्हें मैं कहूं कि एक्रूवल कॉन्सेप्ट के ऊपर लिखो, तुम मुझे 2 लाइनें कहोगे सर मुझे तो सिर्फ इतना ही आता है। अब 7 मार्क्स के लिए ना 2 लाइनें काम नहीं करेंगी। उसको एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, एक्सप्रेशन आना चाहिए, उसको तुम्हें बताना चाहिए कि भाई एक्रूवल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, एग्जाम्पल्स के साथ सारा कुछ, ताकि वो जस्टिफाई कर सके 7 मार्क्स के लिए। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन करना, प्रेजेंट करना, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे वो F7 वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा, यस या नो कि जी एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये है, फलाना ऐसा है, नहीं नहीं, ठीक है। अपना एक्सप्रेशन बेहतर करना है, ठीक है। और बेहतर कैसे होगा इसके ऊपर हम भी बात करेंगे। नहीं, ड्राफ्टिंग स्किल्स यहाँ पे कोई इतनी, ड्राफ्टिंग का मतलब मेनली लिया जाता है कि आपने कोई पूरा अपना SOFP या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना, ये ऐसी कोई चीज नहीं है। एक्सप्रेशन स्किल्स का मतलब होता है कि यार किसी भी टॉपिक के ऊपर आप कितना लिख सकते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल गोइंग कंसर्न इशू है, 9 नंबर का सवाल आ गया, तो 9 नंबर के लिए तुम गोइंग कंसर्न को विद रेफरेंस टू IFRS, विद रेफरेंस टू एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज, उसमें कितना आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो कम से कम यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन की जो सबसे अच्छी बात है, जो मुझे सबसे खूबसूरत बात लगती है, वो क्या है, वो ये लगती है कि इसमें ना एक पार्ट होता है 6 to 9 मार्क्स का, ये 10-11 नंबर का भी हो सकता है, जो प्योरली डिस्कशन का होता है, ठीक है, जिसके लिए कोई सिनेरियो रिक्वायर्ड नहीं होता, नो सिनेरियो रिक्वायर्ड, ठीक है ना। ये एक इसमें अच्छी बात होती है कि इसके लिए कोई सिनेरियो रिक्वायर्ड नहीं होता। अब जब सिनेरियो रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर आपके जहन में जो अब मैं अब आपको समझ में आई ये बात जो मैं समझा रहा हूँ, तुम्हें जहन में कुछ एक्सप्रेशन करने के लिए होगा तभी टाइम नहीं लगेगा ना, क्योंकि सिनेरियो भी नहीं है। अब यहाँ पर आप जितना एक्सप्लेन कर सकते हो, जितना एक्सप्रेस कर सकते हो करो, मैक्सिमम मार्क्स में, ठीक है। बाकी बी और सी पार्ट्स होते हैं, डेफिनेटली दे विल बी फ्रॉम करंट इश्यूज, ठीक है। हाँ, एक चीज का जरूर है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आपको चॉइसिंग करनी हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार जहां पे आप इतना टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को एक नजर डाल लिया करें। क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स को मैंने ये कहते हुए सुना है जब मैं फीडबैक लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ पार्ट इजी थे, बट उनका मैक्सिमम फोकस क्वेश्चन नंबर 3 पे रह गया, जिसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, उस पर ज्यादा को फोकस नहीं कर पाए। बहरहाल इट्स अप टू यू, आप बेहतर समझते हैं, जब आप एग्जाम में बैठे हुए होते हैं तो वहां पे आपको एक ज्यादा बेहतर तरीके से उसमें समझ में होता है, ठीक है जी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 को ना, मेरा अपना जाती ख्याल है, एक दफा टच जरूर कर लीजिएगा। इफ यू फील कि यार इसमें से मैं कोई एक आध पार्ट जो है ना वो इमीडिएटली 5-10-15 मिनट लगा के मैं कर सकता हूँ, देन गो फॉर इट, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 आपको पता है पूरा एक एप्लीकेशन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, तो उसमें टाइम भी लगता है और जरा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है उसमें, ठीक है। ये जी पेपर पैटर्न है।
ठीक है, बस आप ये समझ लो कि अगर तो आपके सेक्शन ए में 30 से 35 एक नंबर आ गए हैं। देखो टाइम इशू आपको तमाम प्रोफेशनल पेपर्स में फेस करना पड़ेगा। 2 पेपर एसबीआर एसबीएल हैं, 2 पेपर ऑप्शनल है, इन चारों में आपका टाइम प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इशू रहेगा इसमें, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि यार आप लोगों ने अगर एक अच्छा 80 to 90% का पेपर अटेम्प्ट हुआ हुआ है, आराम से पास होना चाहिए, आराम से पास होना चाहिए। ठीक है ना, सोल्यूशन आपको हमजा मैं बता रहा हूँ इस चीज का कि टाइम, वो सॉल्यूशन की तरफ बाद में आते हैं कि आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर लेट से आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता भी है ना, तो उसका हल है। 80 to 90% का आपने पेपर एक अच्छा सॉल्व किया हुआ है, आप इजीली अच्छे नंबरों से पास कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहरहाल वो मैं कैसे कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर अभी डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं जी। ये था जी पेपर पैटर्न। तो आपने मैक्सिमम नंबर लेने कहाँ से है जी? मैक्सिमम नंबर लेने हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में अगर तुम्हारे 34-35 नंबर आ गए तो सेक्शन बी में तुमने टोटल 50 में से कितने लेने हैं? 15 से 16 नंबर लेने हैं। ठीक है ना, अब ये 15 से 16 नंबर निकालना, इसका मतलब है कि ये निकालना भी मुश्किल होता है। इट मीन्स तभी लोग फेल करते हैं ना, ऐसे तो नहीं होता, तभी लोग फेल करते हैं। भाई 50 नहीं आए, 49 आए हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भाईजान वो फेल कर रहे हैं इसमें। तो इसलिए 50 में से मैं ज्यादा का टारगेट नहीं दे रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, सेक्शन ए भरपूर बेट लगाओ, अपना फोकस करो उसके ऊपर। अच्छा, अब अगर सेक्शन ए अकॉर्डिंगली नहीं आता तो फिर क्या करोगे? यार एक बात जहन में रख लेना, ठीक है ना, अब मैं ये बता रहा हूँ पेपर टिप, पेपर टिप बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये पेपर टिप जो सी है ना, अपने पल्ले बांध लो। ये सिर्फ एसबीआर की नहीं है, एसीसीए की नहीं है, ये दुनिया की किसी भी पेपर की पेपर टिप यही है। कोई भी पेपर है ना, उसके 3 हिस्से होते हैं। ठीक है ना, 33% पेपर जो है ना वो इजी पेपर होता है, जो हर कोई सॉल्व कर लेता है। ठीक है, 33% पेपर जो है ना, ये वो बंदा सॉल्व कर लेता है जो एवरेज या अबव एवरेज बच्चा होता है। जो रिमेनिंग 33% पेपर है ना, ये चैलेंजिंग पेपर है। ठीक है ना, ये बात हमेशा, ये हर पेपर में ऐसा ही होता है, दुनिया का कोई भी पेपर है, ठीक है ना, वो बेशक आई कैप का हो, आईसीडब्ल्यू का हो, एएफएम का हो, एसबीआर का हो, किसी का भी हो, उसूल यही है। ठीक है ना, अगर कोई ये कहता है ना कि यार इस दफा तो सारा पेपर ही गड़बड़ आ गया, आप यकीन करें वो गलत कह रहे हैं। इसलिए कि इजी मार्क्स आर ऑलवेज देयर। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने अपनी सराउंडिंग में यार दो सीनियर्स को देखा होगा, मैक्सिमम लोग कितने नंबर पे फेल हो रहे होते हैं? किसी को तुमने 30s में या 20s में फेल होते हुए देखा? बताओ, 30s या 20s में फेल होते हुए नहीं ना। मैक्सिमम फेलियर कहाँ पे आ रहे होते हैं? 40s में, मैक्सिमम फेलियर 40s में आ रहे होते हैं। इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका? खुद बताओ चलो। इसका मतलब है कि, और 40s में से भी ठीक कह रहे हो आप, 45 से ऊपर ऊपर ज्यादा फेलियर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इजी मार्क्स ऑलवेज देयर, मुश्किल मार्क्स भी हैं, इजी मार्क्स भी हैं। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ इजी मार्क्स हमेशा हैं। अब ये जो 4 नंबर या 5 नंबर या 3 नंबर से जो बच्चा फेल हुआ है ना, इसने गड़बड़ क्या की है वो समझाने लगा हूं। उसने गड़बड़ गड़बड़ ये की है, मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा है जी उसके 49 नंबर हैं और एक बच्चा है उसके 50 नंबर हैं, 50 वाला पास है, 49 वाला फेल है। क्या इन दोनों के कॉन्सेप्ट में कोई जमीन आसमान का फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। लेकिन 49 वाला फेल क्यों हो गया? वो पैनिक कर गया है। वो पैनिक कर गया है। कैसे पैनिक कर गया है? आओ समझाता हूँ। हम जो कह रहे हैं कि हमारे ट्रेडिशन के मुताबिक ये जो इजी मार्क्स हैं और ये जो एवरेज वाले मार्क्स हैं, ये हमें कहाँ से मिल जाएंगे? सेक्शन ए से। अब एक स्टूडेंट अपनी तैयारी करते हुए ना एक मैप बनाता है कि यार मैं क्वेश्चन नंबर 1 खोलूंगा ना, तो मुझे सामने कंसोलिडेशन का ये नजर आएगा, मैं इस तरह से करूँ, एक मैप बनता है ना। बंदा उस हिसाब से तैयारी करता है और उस हिसाब से बंदा फिर पेपर में जाता है। अब आप भी कहते हो कि सर ने हमें बोला था कि यार ये तो इस तरह से है, तो सेक्शन ए में तो हम लोगों ने लेना है। लो जी, आपने क्वेश्चन नंबर 1 खोला, सामने कंसोलिडेशन का एक नंबर भी नहीं। अब क्या करोगे? मसला पड़ गया ना। क्वेश्चन नंबर 1 में मसला पड़ गया ना। चलो एक और बताता हूँ। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो नहीं अच्छी लगती, ठीक है ना, मतलब उनको ना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो नहीं अच्छी लगती, उनको डिफिकल्ट लगती है। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के आने के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन सपोज करो तुमने प्रिपेयर नहीं की और सामने नजर आ गई, पहला तुमने क्वेश्चन ही खोला, सामने क्या पड़ी हुई है, 15 नंबर की कैश फ्लो, अब क्या करोगे?
मुश्किल पड़ जाएगी ना इसमें, ठीक है ना। तो अब तो खत्म, फिर इसमें अब इसमें सिचुएशन में पैनिक नहीं करना बस। क्यों? अगर क्वेश्चन नंबर 1 मुश्किल है तो ये समझ लेना कि क्वेश्चन 3 और 4 में आसानी है, क्योंकि 33% इजी मार्क्स कहीं ना कहीं पड़े हुए तो हैं। अब आप कहें जी कि सर आसिफ ने तो कहा था कि 33% जो इजी मार्क्स हैं वो सेक्शन ए में लाजमी होंगे, तो मेरे पर ये ब्लेम ना डालना, ठीक है ना, मेरे पर ये ब्लेम नहीं है, ठीक है ना। ये आपने पेपर में पढ़े, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ ये पेपर में पढ़े हुए होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये 33% जो इजी मार्क्स है ना ये पेपर में पढ़े हुए होंगे। ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुमने उनको खुद देखना है, पैनिक नहीं करना। वो कहते हैं ना जी, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, तो आपने भी सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप घबरा गए ना तो फिर आपकी ऐसी की तैसी। हाँ खान साहब वाली बात, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबरा गए तो गए। क्वेश्चन नंबर 1 मुश्किल लगता है, उसको किसी तरह हैंडल करके निकलो आगे। क्वेश्चन 2 इजी लगता है, करो। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा ना आपको इजी मार्क्स मिल जाएंगे, आप पेपर पास कर सकते हैं। बताओ मुझे, पता है मुश्किल पेपर किसे कहते हैं? मुश्किल पेपर कहते हैं स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो पेपर ना बने उसको मुश्किल पेपर कहते हैं। मुश्किल पेपर का मतलब ये नहीं होता हो कि ओए अल्लाह उसने जो है ना एसबीआर के पेपर में उसने जो है ना दुमदार सितारा क्यों चमकता है, या उसने जो है ना नासा की एयर स्पेसशिप जो सी है ना वो क्यों जो है फलाने सितारे पे जाके फट गई या फिर क्या हो गया, ये नहीं होता। मुश्किल पेपर क्या होता है? स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन और उसके जो माइंड के अंदर एक मैप बना हुआ होता है उसके मुताबिक पेपर नहीं आता, उसको मुश्किल पेपर कहते हैं। उसका हल मैंने तुम्हें बता दिया है, आसान नंबर कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, ये अब तुमने खुद ढूंढने हैं पेपर के अंदर। इसलिए सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, वो पेपर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है उसमें, ठीक होगी बात। तो ये थी पेपर टिप, ये सिर्फ एसबीआर के लिए नहीं है, सारे पेपर्स के लिए। अब आ जाए जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज के चेंजेस क्या आ रही हैं, ठीक है ना। 2023 से ऑनवर्ड्स चेंजेस क्या आ रही हैं, 2023 सितंबर के पेपर से क्या चेंजेस आ रही हैं। चेंजेस जो है ना जी वो बड़े मजे की चेंजेस हैं। ये आपके सामने जी मैंने एक एक्सेल शीट खोली है, नजर आ रही है आप लोगों को? जी। अच्छा, अब ये जो एक्सेल शीट मैंने खोली है आप लोगों के सामने, इसी तरह आपको एक्सेल शीट क्वेश्चन नंबर 1 में दी जाएगी। अभी तो नहीं दी जाती, लेकिन उस वक्त दी जाएगी। अभी तो कहा जाता है बनाओ। उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कोई एक दी हुई होगी, प्री फॉर्मेटेड। बिल्कुल इसी तरह नंबर्स डले हुए होंगे। ये जिस तरह 5 लाख है पीपी, गुडविल 1,20,000 है, एंड कैश इक्विवेलेंट की फिगर मिसिंग है, एनसीआई की फिगर मिसिंग है, इस तरह से कुछ मिसिंग फिगर होंगी, ठीक है। सब कुछ प्री फॉर्मेटेड है। आपसे रिक्वायरमेंट क्या होगी? रिक्वायरमेंट ये होगी आपसे कि भाई नंबर 1 गुडविल 1,20,000 की है, जरा चेक करें ये एरर तो नहीं आ रहा है इसमें। आपको डाटा दिया हुआ होगा, आपने वर्किंग आगे शो करनी है, उसमें बताना है जी गुडविल इतनी थी, इसने इतनी लिखी हुई है, एरर हम एडजस्ट करने के बाद इतनी आ गई। अगर ठीक आ रही है तो आपने बता देना है कि भाई उसने ठीक निकाली हुई। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, और क्या पूछ सकता है वो आपसे? और वो पूछ सकता है कि यार ये जो मिसिंग फिगर है ये निकाल लो, एनसीआई की फिगर है निकाल लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फिगर है निकाल लो। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक बताते हैं खुद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बाद में इसको डिस्कस करेंगे। मिसिंग फिगर है निकालो, क्या कुछ आना चाहिए इसके अंदर। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट लिखी हुई है 2 लाख की, तो आपने बताना है जी उसने ये जो है ना ठीक लिखी है नहीं लिखी हुई है। तो वो मतलब आपको मिसिंग फिगर कुछ कर सकता है, कोई अकाउंटिंग एरर्स हो सकते हैं उनको कहेगा ठीक करो, ठीक है जी। मिसिंग जो चीजें हैं उनको कहेगा कैलकुलेट करो, कुछ चीजें निकली हुई होंगी उनको कहेगा कि आपने उनके बारे में बताई कैसे निकली हुई हैं। तो इन शॉर्ट, अब आप मुझे एक बात बताओ, छोटी सी चीज समझ लो। तुम एक ऑडिट सीनियर हो या फिर तुम एक फर्म में बैठे हो, तुम्हारे सामने बनी बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, तुम बनाते हो पहले? चलो ये तो बताओ ना जरा।
बोलो, बनी बनाई आती है। बनी बनाई अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है तो वो बिल्कुल ऐसी नहीं होती जैसा सामने पड़ी हुई है तुम्हारे। भाई वो फील तो लो, तुम्हें बड़ा मैनेजर बना रहा है, एक फील तो लो, बेशक तुम हो नहीं असल में, लेकिन एक फील तो लो, मजे तो लो जरा इस चीज के कि तुम एक अपने आप को स्टेटस तुम अपना बड़ा करो कि तुम्हें मैनेजर समझ के उसने जो है ना ये किया है, अपना बड़ा बंदा बना दिया हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, अब बीइंग ए मैनेजर या बीइंग ए पार्टनर ऑफ द फर्म, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना कि तुमने क्या करना है। तुमने देखना है कि भाई कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही है, तुमने चेक करना है कि भाई कोई मिसिंग फिगर तो नहीं आ रही है, तुमने चेक करना है कि भाई इसने ये सारी चीजें जो निकाली है वो ठीक भी निकाली है कि नहीं निकाली है। बस ये मकसद हो गया अब। ठीक है ना। तो वो जो अभी के पेपर पैटर्न में 10 से 15 नंबर की कैलकुलेशन है ना, वो अब इस तरह से प्री फॉर्मेटेड जो है ना वो फॉर्म में आपको मिलेंगी। मैं इसके पॉइंट्स लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ये याद रहे चीजें कि हम लोगों ने बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं। इसमें भाई सबसे पहले तो एक बात तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक के भाई, ये सीधी सीधी सी बात है, प्री फॉर्मेटेड आपको स्प्रेडशीट गिवन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि नो मोर रिक्वायरमेंट, नो नीड टू प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि 2023 के बाद, सितंबर के बाद से कोई भी रिक्वायरमेंट अब ये नहीं होगी कि आपको बनानी है। ओके होगी बात। अच्छा, उसके बाद नंबर 1, नंबर 2 पूछा क्या जाएगा, मिसिंग फिगर्स बताने। ठीक है ना, कैलकुलेट करें मिसिंग फिगर्स। सितंबर, जून तो हम लोग पुराने वाले से करेंगे ना, ये तो मैं बता रहा हूँ सितंबर 2023। ये जो मैंने ऊपर पेपर पैटर्न जो है ना ये डिस्कस किया है, ये जून वाला है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ प्री फॉर्मेटेड वाला, ये सितंबर 2023 से एप्लीकेबल है। समझ में आ गई ये बात। ठीक है ना। अच्छा, मिसिंग फिगर फाइंड करनी हो सकती है, कोई एरर्स होंगे उनको जो है ना करेक्शन करनी पड़ सकती है। ठीक है जी। कोई एप्लीकेशन ऑफ आईएफआरएस की कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है। मतलब इस तरह से आपको कुछ ना कुछ वो पूछा जा सकता है। और एक बात और अपने जहन में बिठा लो, ये जो भी कैलकुलेशंस होंगी दैट ये मैक्सिमम जो है वो 10 से 14 मार्क्स से ज्यादा की नहीं होंगी। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं ना, एग्जामिनर खबी दिखा के सजी मारता है। ये इसने जो है ना एग्जामिनर ने ये आज की हमारा जो अभी पैटर्न चल रहा है ना, मैंने क्या बताया था आपको कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 5 से 15 नंबर की कैलकुलेशन अवेलेबल है। जब ये पेपर पैटर्न चेंज हुआ था ना तब भी स्टूडेंट को लॉलीपॉप दिया था कि 15 नंबर की कैलकुलेशन है। वो कुछ बेचारों को 4 नंबर की भी नहीं आती, 5 नंबर की कैलकुलेशन भी नहीं आती। ठीक है ना। तो इसलिए ये जहन में रखना है आपने कि भाई क्या तो वो रहा है कि 10 से 15 नंबर की जो है ना वो प्री फॉर्मेटेड स्टेटमेंट बना के देगा। लेकिन अगर ना हो ना तो आपने क्या करना है जी, मैंने क्या समझाया है कि अगर प्री फॉर्मेटेड फॉर्म पे ना आई जैसा बताया गया तो क्या करना है आपने, बताएं जी। अगर अगर आपको 15 नंबर या 14 नंबर की ना आई है प्री फॉर्मेटेड स्प्रेडशीट, ना मांगा हुआ हुआ, तो आपने क्या करना है। हाँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। ठीक है ना, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। बस हल सिर्फ यही है जी, और कोई हल नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, डोंट यूज फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज नहीं भाईजान, ये तो सीधे सीधा कट गए। ठीक है ना। आपकी स्प्रेडशीट एबिलिटी कोई जरूरत नहीं है जी अब यहाँ पे चेक करने की, ना ना ना। एग्जामिनर कह रहा है उसमें लिखा हुआ है कि भाईजान मुझे एक्सेल नहीं, मुझे टेक्निकल चीज चाहिए, इसलिए हर सेल के ऊपर जाके वो क्लिक करेगा, ईच सेल के ऊपर, और उसके अंदर देखेगा कि भाईजान ने 40 प्लस 30 माइनस 20 किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अब समझ में आ गई ना बात। ठीक है। तो ये एक छोटा सा चेंज है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। क्या चीज चेंज नहीं हुई है, जो चीजें चेंज नहीं हुई हैं। ठीक है जी, बड़ी आसान सी बात है जी। इसने हम पे बड़ा एहसान किया है ये चीजें नहीं चेंज करके। पूरा का पूरा एसबीआर का सिलेबस वही है, वो चेंज नहीं हुआ। यानी कि आईएफआरएस भी वही है, उनकी एप्लीकेशन भी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट जो है ना वो छोटा सा उसमें एक चीज आ गई है, नहीं, बाकी सब कुछ वही है जो पहले था, कोई चेंज नहीं है।
ठीक है। ये वैसे ही एसीसीए वालों को ना कुछ अरसे के बाद एक रिन्यूअल, एक रिवाइवल का एक जो है ना बुखार चढ़ता है। अच्छी बात है जी। अब देखो साफ सी बात है, कोई भी बंदा जो है ना वो कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। तो एसीसीए वाले हमारे बहुत अच्छे हैं इस मामले में, उनकी मार्केटिंग और अच्छी, इन्हीं इन्हीं स्किल्स की वजह से एसीसीए हमेशा पूरी वर्ल्ड में माना भी जाता है कि यार हम लोग अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly। देखो भाई कोई चीज चेंज की है तो अल्टीमेटली लोग कहेंगे कि यार एडॉप्शन कर रहे हैं, कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं। नहीं, बुक्स आउटडेटेड नहीं होंगी। मैंने क्या लिखा हुआ है, सिलेबस वही है। सिलेबस वही है तो बुक्स कहां से आउटडेटेड हो गई, ठीक है ना। सिलेबस सिलेबस वही, चेंज नहीं हुआ। टैक्स का यार वो तो जरूरी होता है क्योंकि वो तो फाइनेंस एक्ट पे डिपेंडेंट होता है ना, इसलिए वो तो जरूरी होता है। क्विकली बात करेंगे जी सिलेबस के ऊपर कि हाउ वी विल प्रोसीड, ठीक है ना। हाँ मतलब स्प्रेडशीट एबिलिटी तुम्हारी जो सी है ना फॉर्मूलाज की, और ये सम फॉर्मूलाज लगाना, कैलकुलेटर यूज करना, वो खत्म, खुद करना है सारा। ठीक है, जितनी डिटेल में कैलकुलेशन दोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। यार बहुत इजी हो गया है, बहुत इजी हो गया है ये। मतलब जिन लोगों को एक्सेल से कोई इशू था वो तो होगा ही नहीं अब इधर, ठीक है ना। प्योर एप्लीकेशन नॉलेज की चाहिए इधर, बस और कुछ भी नहीं। सिलेबस पे आते हैं जी, हम कैसे मूव करेंगे। देखें भाई साफ सी बात है, मैंने ना सबसे पहले आपको कराने हैं वो तमाम IFRS जो हम लोगों ने F7 में किसी ना किसी हद तक पढ़े हुए हैं। जिस तरह IS2 इन्वेंट्री है, IS1 है, IS16 PPE है, 20 है गवर्नमेंट ग्रांट, बोरोइंग कॉस्ट है, फिर उसके बाद 36 है इम्पेयरमेंट है, फिर आपके पास 37 प्रोविजन है, फिर 38 इंटेंजिबल है, 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, 41 है। तो सबसे पहले तो यार इनको खत्म करना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं मूव करूंगा सेकंड, जो हमारे पास जो सेट ऑफ IFRS है जो डिफिकल्ट वाले हैं, ठीक है ना। उसमें टॉप पे आ जाएगा IFRS 15 रेवेन्यू, IFRS 16 लीजेस, IFRS 13 एग्जामिनर मोस्ट फेवरेट फेयर वैल्यू मेजरमेंट। उसके बाद आपके पास आ जाता है IS 12 टैक्सेशन, IS 19 एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट्स, IS 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, IFRS 8 सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है ना। फिर हम लोग ये करेंगे। अच्छा, इनके बाद ये मुश्किल वाले हैं। अच्छा, एक चीज है, हमारा पैटर्न ये रहेगा कि स्टैंडर्ड्स करके, ठीक है ना, फिर उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि आपने क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कैसे करने हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे हम चलेंगे जी कंसोलिडेशन रिलेटेड IFRS पे। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन, IFRS 10 आ जाता है कंट्रोल, ठीक है जी। IFRS 11 इन्वेस्टमेंट एंड जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट, IS 27 सेपरेट एंटिटी, IS 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, IS 21 फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन। तो ये आपके पास फॉरेन जो आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये IFRS किससे रिलेटेड हैं, ये आपके पास कंसोलिडेशन रिलेटेड है। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनका मैं जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहा था। इनमें से बनेगा कौन सा क्वेश्चन, 1। आगे समझ में बात, इनमें से बनेगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और फिर आखिर में आपके पास आ जाएगा, हम करेंगे एथिक्स प्लस करंट इश्यूज, ठीक है। करंट इश्यूज में ना याद रखो, करंट इश्यूज में एक तो करंट डेवलपमेंट है कि बोर्ड आजकल क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। उसके लिए बुक में चैप्टर भी मौजूद है, वहां से भी हेल्प मिलती है। प्लस करंट इशू इज नॉट लिमिटेड टू द करंट डेवलपमेंट्स। इसमें आपको याद रखिएगा SBR के पेपर में एक चीज एडिशन हो गई है, जहां पे हम हर IFRS को पढ़ेंगे वहां पे हर IFRS की लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म भी आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 करंट इशू वाले क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। फिर अदर रिपोर्टिंग आपके पास जो है, सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो मैटर नहीं करती ना। मुझे ये बताओ एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग जरूरत है कि नहीं है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इंडिकेटर्स वो यहाँ पे चेक हो सकते हैं आपके पास, ठीक है जी। आपके पास ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव चेक हो सकता है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आ सकती है। तो ये कुछ भी इसमें आपके पास चेक किया जा सकता है, नंबर ऑफ ऑप्शंस मौजूद हैं उसमें, ठीक है। तो आखिर में हम करंट इशू, अब यहां से एक बात तय हो गई कि हमारा जो सेक्शन ए है, मैंने आपको बताया था सेक्शन ए पे हमारा फोकस होगा, लेकिन सेक्शन ए पे फोकस हमारा बिल्कुल एंड ऑफ द सिलेबस जाएगा क्योंकि शुरू में हम लोगों ने करने आसान वाले IFRS, ठीक है। अच्छा, इसमें से काफी सारे IFRS आपने F7 में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि F7 वाले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ना, कुछ जिस तरह IS 20, IS 23, IS
2, IAS 10, IAS 7, ठीक है जी, IAS 8, IAS 10 वगैरह, इनका मैं आपको अलहदा से जो है ना आप लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि आप लोगों के माइंड में शायद निकले हुए होंगे, तो आपको मैं इनके अलहदा से जो है फोल्डर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप वहां से कंप्लीटली चेक कर सकें। ये आपके लिए एक बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ताकि यहाँ पे जो है ना जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 16 है, 36 है, 37 है, 38 है, इन पे फोकस कर सकें। अब छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IAS 20, 23 और ये लेकिन स्टूडेंट को आने चाहिए, ठीक है। तो एक हेल्प हो जाती है, इसलिए मैंने जो है ना यही सोचा हुआ है कि इसके लिए मैं आपको F7 की, ठीक है ना, वो आपको मैं एक फोल्डर जो है वो वहां पे शेयर भी करा दूंगा उसमें आपको, ठीक है। अच्छा, प्लस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जी, आप लोगों के लिए मैंने 3 चीजें रखी हुई है भाई, ठीक है ना। नंबर 1, सबसे पहले तो वीडियोस प्लस नोट्स हैं आपके पास, प्लस रिवीजन किट है, ठीक है ना। फिर सबसे बड़ी चीज 1 वीक रिफ्रेशर है जी, ये बिल्कुल एंड ऑफ द पेपर, तकरीबन मैंने कुछ 27-28 वीडियोस हैं, इसमें मैं कुछ ना कुछ एडिशन करूंगा, छोटी छोटी सी वीडियोस हैं 4-5 मिनट्स की, पूरे के पूरे सिलेबस के एरियाज जो मुश्किल मुश्किल एरियाज हैं जो स्टूडेंट को बड़े मुश्किल लगते हैं उन पे मैंने बनाई हुई है, और वो बड़ी हेल्पफुल होंगी। जिस तरह आखिर में बैठ के आपको याद करने हैं ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना, तो उसमें आपको बड़ी ज्यादा ये हेल्प मिलेगी इसमें, ठीक है। तो ये वीडियोस आप लोग आप ये समझ लें कि ये आपके लिए जो है ना एक तरह का बहुत बड़ा ये किट हो आपके लिए हेल्प हो जाएगी, और डेफिनेटली बाय द एंड वी विल हैव अ मॉक, उसकी मैं आपको चेकिंग भी करके दूंगा और आपको जो है